Dear students, welcome back. पंजाब असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2021। थैंक यू जिस स्टूडेंट ने मुझे भेजा है। मुझे कुछ सेट के और असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर मिले हैं और वो पेपर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं DUET के लिए, इसलिए मैंने ये सोचा है कि 17 अक्टूबर के पहले 5, 6, 7 पेपर जितने मैं कर सकता हूँ हर अल्टरनेट डे पे करने की कोशिश करेंगे। एम होगा कि इस पेपर के थ्रू DUET में जो अपियर आप हो रहे हैं या UGC नेट में उनको कुछ फायदा हो पाए। जो क्वेश्चन बिल्कुल इररिलेवेंट है उस पर ज्यादा ठहरेंगे नहीं और लॉट्स ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ जो हमारी लर्निंग है इतने सारे एग्जामिनेशन में आपके साथ जो डिस्कशन किया है उसको एक बार फिर से रिवाइज करने की। और जैसा मैं कह रहा हूं कि ये यूजफुल होगा DUET, UGC नेट और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। सो लेट अस बिगिन पंजाब असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 पेपर एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इससे पहले कि क्वेश्चन आंसर का दौर करें शुरू, मैं आपको बताना चाहता हूं कि लास्ट मिनट प्रेप गाइड जो मैंने प्रॉमिस किया था वो लगभग मतलब पब्लिश कभी भी हो सकती है। मैंने अमेजन पे उसको डाल दिया है लेकिन दे टेक सम टाइम, तो आज रात में कभी जो है वो लाइव हो जाएगा, आप इसको ले सकते हैं। इसको मैं बताना चाहता हूं कि लास्ट मिनट प्रेप गाइड क्या है। थोड़ा सा मुझे 1 मिनट अलाउ कीजिए। आप ये सोच सकते हैं कि पहले से ही 2 गाइड है तो ये तीसरी गाइड की क्या जरूरत है। बेसिकली ये क्या है समझिए, ये वो गाइड है जो 10 डेज में आप उसको केवल उसको पढ़ के भी DUET क्रैक कर सकते हैं। ये इनफैक्ट इन दोनों का एक तरह का निचोड़ जैसा है लास्ट मिनट का। इसमें मैंने किया क्या है कि जो 4 साल के जो DUET के पेपर हैं उसका डीप एनालिसिस है। पूरे थीम वाइज हर क्वेश्चन को एनालाइज किया गया है और उससे रिलेटेड जितने इंफॉर्मेशन हो सकते हैं उसको अलग अलग थीम वाइज दे दिया गया। जैसे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट 2021 में 15 क्वेश्चन है और उस हर 15 क्वेश्चन का आंसर है और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। आप समझिए कि क्या मतलब कि कितना ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको एक साथ मिल जाता है पूरे 4 साल का। और उसके बाद उसकी पैटर्न एनालिसिस है, उससे रिलेटेड जो फोकस थीम हो सकते हैं उस पर चर्चा है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। और फिर जो सबसे ज्यादा मैंने मेहनत की है, जो CUET गाइड में भी मैंने किया था, जो इस गाइड में नहीं थी, वो ये है कि जितने मैंने पेपर एनालाइज किए अभी तक ऑलमोस्ट सभी को का निचोड़ लेकर के थीम वाइज मैंने जो क्वेश्चन पूछे गए हैं डिफरेंट PG एंट्रेंस टेस्ट में उन सबको इकट्ठा थीम वाइज कर दिया। जैसे कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में SU में जो पूछे गए, AMU में, जामिया में, पुडुचेरी में, उड़ीसा में, BHU में, CUET में, इवन UGC नेट में, उन सबको इकट्ठा एक जगह कर दिया। वो आप यदि देख लेंगे तो बिना और कुछ पढ़े हुए भी आप DUET क्रैक कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। थर्ड, इसमें मैंने जो जून तक की करंट इवेंट है उसको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में मैंने बना दिया है, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो इसलिए ये एक यूनिक रिसोर्स है और इसको आपको जरूर पढ़ना चाहिए यदि आप DUET को रियली क्रैक करना चाहते हैं। अलॉन्ग विथ, अभी तक आपने ये जरूर पढ़ लिया होगा, ये लास्ट मिनट में इसको पढ़िए। अमेजन पे यदि आप डालेंगे पॉल साइंस हेल्प तो आपको ये सारी तीनों बुक दिखेगी, आप उसको परचेस कर सकते हैं, किंडल पे पढ़ सकते हैं। और ये PDF है। PDF मतलब ये होता है कि आप जब इसको पढ़ेंगे तो ये PDF है लेकिन किंडल में पढ़ रहे हैं, बस डिफरेंस ये है। इसमें कोई भी वो उस टाइप की नहीं है जो CUET गाइड में हुई या इस गाइड में, जहां पे कि वो अपनी खुद पेज को अरेंज करता है, जैसा टेबल है वैसा ही दिखेगा, जैसा कलर है वैसा दिखेगा। तो आपको पूरा जो है PDF का जो मजा मिलता है वो इसमें मिलेगा, वो मैंने कोशिश की है। अब आइए क्वेश्चन आंसर का दौर करते हैं शुरू। लेकिन एक दो डिस्क्लेमर जो मैंने पहले भी कहा, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका कोई रिलेवेंस जो है नहीं है आगे आने वाले एग्जाम, पर्टिकुलरली DUET के लिए। मैंने उसको छोड़ दिया, आप उस पर और रिसर्च कर लीजिए। कुछ क्वेश्चन बेहद अच्छे हैं, उस पर थोड़ी देर हम लोग ठहरेंगे। और कुछ क्वेश्चन जो बहुत आसान है लेकिन उससे एडिशनल इंफॉर्मेशन निकल सकती है, वहां भी हम लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो लेट अस बिगिन। पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट, ये पहला ही बाउंसर है। पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट, मतलब कि पॉलिटिकल साइंस कुछ नहीं है, स्टेट का अध्ययन है। स्टेट एंड उसके जो एग्जीक्यूटिव आर्म है गवर्नमेंट, ये कई कई थिंकर कहते हैं। उसमें कहने वाले में एक जो है जेम्स W गार्नर भी हैं। तो उन्होंने कहा इसके बारे में यहाँ पे। अच्छा, ये पेपर में अधिकतर जो है किसी प्रोफेसर ने लगता है सॉल्व कर दिया है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दिया है, तो वो आप पढ़ भी सकते हैं। मैं उसको ये नहीं कहूंगा कि मत पढ़िए, और अच्छा है, अधिकतर इनका जो है जवाब लगभग सही है। ऑलमोस्ट एक दो जगह मुझे कुछ हुई है तो मैं आपको बता दूंगा। तो ये जेम्स गार्डनर ने ये बात कही, ये एक तरह का एर्बिट क्वेश्चन है मेरे लिए, एर्बिट है आप इसको, और ये DU में आने की भी कोई संभावना नहीं है।
एरिस्टोटल कंसिडर्ड पॉलिटिक्स एज मास्टर साइंस, और इसलिए वो एक मास्टर साइंटिस्ट भी कहे गए। मतलब पॉलिटिक्स इज ए मास्टर साइंस, ये मैंने अपने वीडियो में भी कहा है, ये उनका थॉट था। मतलब कि इससे बड़ा साइंस कुछ नहीं होता, ह्यूमन साइंस है। ह्यूमन कैसे ह्यूमन अरेंज होते हैं सोशियली, कैसे डिसीजन लेते हैं, कैसे रिसोर्सेज को किस बेसिस पे बंटवारा करते हैं, जो लास्वेल ने कहा हु गेट्स व्हाट एंड हाउ। तो ये इससे बड़ा साइंस क्या हो सकता है, ह्यूमन साइंस है। मार्क्सिस्ट अप्रोच टू पॉलिटिकल थ्योरी emphasize अगेंस्ट कैपिटलिज्म। अब ये सब पता नहीं क्यों इतना आसान क्वेश्चन उन्होंने दिया है, कुछ क्वेश्चन इसमें बेहद ही आसान है। ये एनीबडी कैन से कि मार्क्सिज्म जो है वो कैपिटलिज्म को अपोज करता है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु रोट ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। मैं हमेशा कहता हूं कि 2 बुक को याद रखिए, और सब बुक के अलावा भी। एक है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लास्की का, एंड पॉलिटिकल मैन जो है लिपसेट का। ये दोनों पूछे आते हैं, थोड़े छिपे हुए हैं लेकिन दोनों पूछे आते हैं। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर हैं, लास्की एंड लिपसेट दोनों प्लूरलिस्ट हैं। लास्की लेफ्ट ओरिएंटेड लिबरल थिंकर हैं इंग्लैंड से, ये लेबर पार्टी के मेंबर भी रहते हैरोल्ड लास्की। इनसे रिलेटेड और 1-2 क्वेश्चन आगे हम लोग देखेंगे। हु डिफाइन पॉलिटिक्स एज ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यू। ये सब क्वेश्चन लड्डू क्वेश्चन है। द मोमेंट आप देखेंगे ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यू, आपको पता है डेविड ईस्टन। हु एडवोकेटेड थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट, ये सब एकदम लड्डू क्वेश्चन है। जॉन लॉक। नेचुरल राइट आपको याद है, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। हु रोट द बुक प्रिंस, बिल्कुल ये सब लड्डू क्वेश्चन। आगे बढ़ते ये, अब यहां देखिए लास्की फिर से आते हैं। उनका एक कोट है, एवरी स्टेट इज नोन बाय द राइट्स दैट इट मेंटेन्स। ये लास्की ने कहा है। नॉट ओनली दैट, उन्होंने राइट्स के बारे में एक और चीज कहा जो मैं हमेशा अपने गाइड में भी देता हूं, राइट्स आर दोज कंडीशन ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच नो मैन कैन सीक इन जनरल टू बी हिमसेल्फ एट हिज बेस्ट। मतलब एक इंडिविजुअल को उसका बेस्ट फ्लोरिश करने के लिए जो है राइट्स चाहिए होता है। इसी से वो आइडिया निकलता है जो डॉर्किन बोलते हैं राइट एज ट्रम्प। राइट एज ट्रम्प मतलब राइट आपका एक ऐसा ट्रम्प कार्ड है जिसको यूज करके आप अपने को बचा भी सकते हैं, अपने को सेल्फ डेवलप भी कर सकते हैं। इसलिए राइट्स मिलना चाहिए, इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए मस्ट है। राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, एसोसिएशन, ट्रेड, बिजनेस, लाइफ, लिबर्टी, नॉट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ लॉ। अब यहाँ पे टीएच ग्रीन है, ध्यान रखिएगा, ये भी राइट्स के बारे में काफी कुछ कहते हैं। इनका भी जो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन है उसका बेसिस जो है वो राइट्स है, और ये राइट्स उसी बेसिस पे देते हैं कि राइट्स जो है एक इंडिविजुअल के मोरल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, इसलिए स्टेट को राइट देना चाहिए। सोर्सेज ऑफ, सॉरी मैं घूम के फिर इस क्वेश्चन पे आता हूं। बार्कर जो है वो टीएच ग्रीन के एक तरह से स्टूडेंट थे, बार्कर एंड बसानक्वेट। ब्राइस जो है वो इंस्टीट्यूशनल जो अप्रोच है उसके एक तरह से जनक जैसे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोर्स ऑफ लॉ। आपको पता है कि कानून कहां से बनते हैं, जो हमारे कस्टम है, कई कुछ बहुत सारे रिलीजन से आते हैं, लेजिस्लेशन से तो आते ही है, पॉजिटिव लॉ, लिबर्टी से आते हैं, इसका कोई मान्य है नहीं। डू नॉट बरी आवर ग्लोरियस ऑर्थोडॉक्सी इन द ट्रेचरस पिट ऑफ स्पूरियस कंजर्वेटिज्म। अब यहाँ अच्छा किया इस टीचर ने बता दिया, ट्रिचेरियस का मतलब जो होता है मतलब नॉट गुड, ट्रिचेरियस मतलब धोखे से भरा हुआ, ट्रिचेरियस या बहुत ही नॉट गुड, निगेटिव। ट्रिचेरियस मतलब जिसमें आप फंस सकते हैं, ट्रिचेरियस लूप। पिट है, एंड स्प्यूरियस मतलब एक तरह का स्प्यूरियस ड्रग होता है जो नकली जैसा है, स्प्यूरियस कंजर्वेटिज्म। तो ये कहने वाले जो हैं वो अब्राहम क्यूपर थे। अब्राहम क्यूपर जो है प्राइम मिनिस्टर थे नीदरलैंड के इस दौरान। बड़ा ये सब ऑर्बिट क्वेश्चन है, मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि इसको याद रखिए, जैसे इसलिए बता रहा हूँ कि एक प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही थी। इसका मीनिंग क्या है इसको सोचिएगा, इस पर चर्चा की जा सकती है। Who said Plato's Republic is not a work on politics but the finest treatise on education। मतलब हिंदी में भी कहें तो किसने कहा कि प्लाटो का जो बुक है वो पॉलिटिक्स पे नहीं है, बल्कि वो एजुकेशन, वो शिक्षा का एक बहुत बड़ा सा जो है बुक है, शिक्षा की ट्रीटीज ऑन एजुकेशन है। ये कहने वाले रूसो थे। इस पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इनफैक्ट ये पूरा ऐसे लिख दिया जाता है और उसका एक्सप्लेन करने कहा जाता है सेमेस्टर एग्जाम में। द लिबरल डेमोक्रेटिक थ्योरी, खुद रूसो ने जो है इमेली नाम का एजुकेशनल ट्रीटी लिखा था। The liberal democratic theory of representation is based on the principle that people are supreme and have the right to elect and remove the government. The origin of this theory is chiefly, मतलब कि जो लिबरल डेमोक्रेटिक थ्योरी का बेसिस क्या है कि पीपल जो है वो उनके हाथ में सत्ता है, पॉपुलर सॉवरेनिटी है, और वो जब चाहे अपने गवर्नमेंट को बदल सकते हैं। ये कहने वाले कौन थे? फर्स्ट कौन थे? लॉक। हॉब्स तो थे नहीं, रूसो उसके बाद आए, पॉपुलर सॉवरेनिटी कॉन्सेप्ट दिया, इसलिए लॉक विल बी आंसर। The concept of forced freedom was first enunciated। forced freedom क्या था? forced to be free, मतलब जनरल विल को मानना एक्चुअल मोरल फ्रीडम है। यदि कोई जनरल विल को नहीं मानता तो उसको मजबूर किया सकता है, रूसो।
Which one of the following thinker is associated with the idealist theory of state? तो idealist theory of state आप याद कीजिए हेगल को, जिसमें वो स्टेट को मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ कहते हैं। वो डायलेक्टिकल आइडियलिज्म के सबसे बड़े जो हैं सपोर्टर होते हैं, वो स्टेट को मानते हैं कि वो आइडिया का हाईएस्ट कल्मिनेशन है, मतलब एक तरह से आइडिया उससे ऊपर नहीं जा सकता है। वो वर्ल्ड स्पिरिट जिसको कहते हैं, मतलब आइडिया जब अपने पूरे उन्नत फॉर्म में पहुंच जाता है तो उसका जो सामाजिक रूप है, जो ह्यूमन अरेंजमेंट जिस फॉर्म में आती है, वो मूर्त रूप उस आइडिया का स्टेट है। हेगल। इन मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट एरा बाय लॉ एंड कस्टम, आपने देखा कि कस्टम से ही लॉ निकलती है। मिडिल क्लास इंग्लिश वुमेन का क्या हाल था? वो सबऑर्डिनेट थी मैन का, ये सब पढ़ लीजिएगा, सुपीरियर इक्वल थोड़ी थी। इसी पे तो मिल ने उसके काफी डिकेड बाद जो है सब्जेक्शन ऑफ वुमेन लिखा था। उनकी हालत वो कहता है कि स्लेव से भी बदतर थी मैरिज में, उनको किसी तरह का अधिकार नहीं था। द पॉजिटिव थ्योरी ऑफ लिबर्टी किसने दिया था? टी.एच. ग्रीन, हेगल, रूसो, इन तीन को आप कर सकते हैं, और बोसानकोच एंड बाकर को भी कर सकते हैं। यहां स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं, जे.एस. मिल निगेटिव लिबर्टी के प्रोपोनेंट थे, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप टी.एच. ग्रीन, सॉरी, यहाँ पे टी.एच. ग्रीन भी है, हेगल भी है, मार्क्स भी है। हेगल ने भी काफी कुछ, लेकिन यदि ग्रीन है तो गो विद ग्रीन, आई विल से ग्रीन के साथ जाइए, पॉजिटिव लिबर्टी के समर्थक। अकॉर्डिंग टू ग्राम्सची, विच सीक्स टू ऑब्टेन कॉन्सेंट ऑफ सिटीजन टू मेंटेन इट्स डोमिनेशन और हेजेमनी। उनका कहना है कि सारा खेल जो होता है वो सिविल सोसाइटी में होता है। सिविल सोसाइटी जो है वो सुपर स्ट्रक्चर में रिवाज करती है। ये बेस है मार्क्सिस्ट, जहां पे कि इकोनॉमिक मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है, और ये सुपर स्ट्रक्चर है जहां पे कि लॉ, स्टेट, आर्ट, क्राफ्ट, कल्चर, मीडिया ये आती है, पॉलिटिक्स भी आती है। तो वहां पे इनका कहना है कि सिविल सोसाइटी होती है, और इसमें जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं उसी के थ्रू हेजेमनी कैपिटलिस्ट क्लास मेंटेन करता है। कैसे मेंटेन करता है? वो आइडियोलॉजी को मैन्युफैक्चर करके, क्रिएट करके। सो सिविल सोसाइटी में सारा गेम होता है। Who is known as father of scientific socialism? Of course, Marx and Engels जो है उन्होंने scientific socialism दिया। During the cultural revolution, the stinking ninth category was, तो cultural revolution मुझे लगता है ये माओ के बारे में कह रहे हैं, मैंने इस पे कोई रिसर्च नहीं किया है। और stinking ninth category यहाँ टीचर ने यदि इन्होंने मारा है इंटेलेक्चुअल तो सही होगा, आप इसको देख लीजिए, मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ। दिस क्वेश्चन इज नॉट गोइंग टू कम इन डीयूईटी, नहीं आएगा। हु अमंग द फॉलोइंग आर्ग्यूड दैट जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन? आपके लिए बहुत आसान क्वेश्चन होना चाहिए यदि आप मेरे साथ बने हुए हैं। जस्टिस पहला जो है वर्च्यू किसी सोशल इंस्टीट्यूशन का होना चाहिए, जॉन रॉल। एंड जस्टिस खुद फेयर होना चाहिए, फेयरनेस इज द एसेंस ऑफ जस्टिस, जस्टिस एज फेयरनेस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट स्मृति? तो ओल्डेस्ट स्मृति जो है मनुस्मृति, सही मारा हुआ है। बाकी सब स्मृति भी देख लीजिए। स्मृति किसको बोलते हैं? स्मृति का इंग्लिश में या हिंदी में क्या मीनिंग होता है? जो याद रह गया हो। देखिए, वेद जो है वो लिखा नहीं गया है, उसको सुना जाता है। श्रुति मतलब वो श्रुति है, जो जो सुना गया, भगवान की वाणी को जो सुना गया वो वेद है, और उसको जितना याद रख लिया गया वो स्मृति है। और उसके नीचे फिर संहिता एंड शास्त्र अंदर होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्पाइज हैव बीन मेंशन इन कौटिल्य? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितनी तरह के जासूस का वर्णन है? मुझे नहीं पता, मैंने रिसर्च नहीं किया है, आप चेक कर लीजिए कि 8 है, 9 है, 10 है। ये सब पूछा जाने वाला क्वेश्चन नहीं है। यदि आए तो मुस्कुरा के आगे बढ़ जाइए डीयूटी में। पंडिता रमाबाई इन हर वर्क, अब ये बहुत लंबा चौड़ा ये कहते हैं, वो हाई कास्ट हिंदू वुमेन बुक के बारे में कहते हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि ये उन्होंने बुक किस कंट्री में लिखा था, उस समय वो कहाँ थी? उस समय यूएसए में थी, और यूएसए में ही ये पब्लिश हुई थी 1887। यहाँ दिया भी गया है। इसको एक तरह से वुमेन का जो है वो एक तरह का मैनिफेस्टो कहा गया था, वो मतलब मैनिफेस्टो ऑफ वुमेन्स राइट फॉर इन इंडिया, वो उसको वो दर्जा दिया गया था, हाई कास्ट हिंदू वुमेन। पहला किताब था जो अमेरिका में किसी फेमिनिस्ट थर्ड वर्ल्ड कंट्री का पब्लिश हुआ था। Whose role in Indian National Congress was that of an agitator? मतलब कि इसमें से कौन रेडिकल थे, कौन मॉडरेट नहीं थे, एक्सट्रीमिस्ट थे? तो इसमें से तिलक आएगा, पता है, राणा डे, नेहरू, जेपी नारायण हो नहीं सकता है, राणा डे तो नरम दल के थे। Who has remarked that it is mockery to offer religion to a starving man? ये बहुत फेमस कोट है ये विवेकानंद का, कि एक भूखा आदमी जो मर रहा है उसको ना धर्म की बातें जो है बताने का कोई मतलब नहीं होता है। मतलब ये ह्यूमनिज्म को दर्शाता है। पहले
मतलब दरिद्र नारायण लोग कहते हैं कि दरिद्र भगवान का रूप होता है। यदि आप दरिद्र को पहले खाना खिलाते हो तो आप भगवान को खाना खिलाते हो। दिस इज ह्यूमन की सेवा, इज गॉड की सेवा, ये विवेकानंद का है। Who is known as the most unconventional and original theoretician among socialist thinker in India? Of course लोहिया, उससे ज्यादा, क्योंकि उन्होंने एक अलग तरह का सोशलिज्म दिया। मैंने पूरा पढ़ाया है, आप जान सकते हैं। Identify the philosopher who believed that there is no conflict between हिंदुत्व and nationalism। जैसे ही हिंदुत्व आए और सावरकर हो तो और कहीं जाने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि उनका नेशनलिज्म, जो कल्चरल नेशनलिज्म था, वो हिंदू राष्ट्र की कल्पना थी। मतलब रेस के बेसिस, कल्चर के बेसिस पे और एक टेरिटरी के बेसिस पे, जो तीन जो बेसिस थे उसके बेसिस पे। Which of the following words have been used by Nehru while giving a speech on the eve of India's independence? आपको याद होना चाहिए, उन्होंने कहा था ट्रस्ट विद डेस्टिनी, ट्रस्ट विद डेस्टिनी। ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? मतलब ये एक ऐसा है कि आप किसी अपने प्रेमी या प्रेमिका जिससे आप प्यार करते हैं उसको एक पर्टिकुलर जगह पे यदि आपने मिलने का बुलाया है तो उसके साथ जो मिलन है उसको ट्रस्ट बोलते हैं। मतलब तो ट्रस्ट विद डेस्टिनी का क्या है? एक बहुत ही रोमांटिक फ्रेज है, ट्रस्ट विद डेस्टिनी। मतलब आपका जो भविष्य है, आपका जो हाथ नियति है, उसके साथ आपका मिलन। मतलब आपने ये डिटरमिन किया हुआ था इंडिया ने कि हमें एक दिन आजादी मिलेगा, और आज वो मिलन का दिन आ गया कि आवर ट्रस्ट विथ डेस्टिनी, हम मिलेंगे उस पल से जहां हम आजाद हो रहे हैं। उसको उस तरह समझिए, ट्रस्ट विथ डेस्टिनी। ये जो उनका स्पीच है इंडिपेंडेंस की स्पीच, उसको कहा जाता है ट्रस्ट विथ डेस्टिनी स्पीच। मोहम्मद इकबाल रिजेक्टेड। मोहम्मद इकबाल ने जो नेशनलिज्म की परिकल्पना की थी वो मिल्लत था। मतलब वो एक रिलीजियस कम्युनिटी था, कौम था, जिसमें स्पिरिचुअलिटी के बेसिस पे लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ना कि कोई लैंग्वेज या कोई टेरिटरी या कोई धर्म। इसके बेस तो धर्म तो नहीं, स्पिरिचुअलिटी, दोनों में फर्क समझिए। तो उन्होंने वेस्टर्न आइडियल ऑफ नेशनलिज्म को काटा था, वेस्टर्न आइडियल ऑफ नेशनलिज्म को काटा था, जो कि बेसिकली एक टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट है, नेशन का जो कॉन्सेप्ट है। टैगोर स्क्रिप्टेड नेशनल एंथम। टैगोर ने दो राष्ट्र का नेशनल एंथम लिखा, राष्ट्रगीत, एक इंडिया और दूसरा किसका, ये पूछा जा रहा है। हिंदी में मैं बता रहा हूं। तो उन्होंने बांग्लादेश का जो है भी जो राष्ट्रगान है वो भी उन्होंने ही लिखा है। तो ये बहुत यूनिक फैक्ट है कि एक कवि जो है दो कंट्री के नेशनल एंथम को लिखने वाले हैं। द सिस्टम ऑफ रूल ऑफ लॉ कहां से आया है? ये सिस्टम ऑफ रूल ऑफ लॉ जो है ग्रेट ब्रिटेन से आया है। और ग्रेट ब्रिटेन में किसने ये दिया था पहली बार? एवी डाइसी ने दिया था रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। एक कानून है जिससे कि सरकार भी उसी कानून से बंधी है और जनता भी उसी कानून से। उस कानून के नजर में कोई राजा और रंग सब बराबर हैं, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है। ये इक्वलिटी को दर्शाता है इन जनरल। कोई हिरार्की नहीं, कोई स्टेटस नहीं, सब बराबर हैं। सिटीजन जो है एक दूसरे के बराबर है, कानून के नजर में भी, अदरवाइज स्टेट के नजर में भी। Which among the following is not characteristic of colonialism? अब ये सब कॉमन सेंस का है। अब इसमें क्या देखेंगे? डोमिनेंस ऑफ एलियन माइनॉरिटी ओवर नेशन, नेटिव मेजोरिटी, पॉलिसी ऑफ डिवाइड रूल, रिवार्ड फॉर लॉयल्टी, ये सब जो है सही है। पनिशमेंट फॉर लॉयल्टी, ये थोड़ी होगा। कार्ल फेडरिक व्यू कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एज, ये नहीं भी होता कि कार्ल फेडरिक ने ये व्यू किया है, तो इसका आंसर यही होता कि मीन्स ऑफ डिवाइडिंग पावर फॉर इफेक्टिव रिस्ट्रेन ऑन गवर्नमेंट एक्शन। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब होता है लिमिटेड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के एक दायरे में बन जाती है, वही रूल ऑफ लॉ, एक सुप्रीम लॉ है, उसी से गवर्नमेंट खूंटे में बंधे बैल के जैसा है, वो फ्री नहीं है, उसी के अंदर उसको एक्ट करना है। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज रूल ऑफ लॉ एंड लिमिटेड गवर्नमेंट, जहां पे कि गवर्नमेंट की पावर जो है डिफरेंट ऑर्गन में बटी रहती है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, और सब एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस करते हैं। Which of the following is not a character of comparative politics? Again, सब common sense question है। Comparative politics is a modern way of studying, सब सही है। Politics has a wide scope। अब इसका उल्टा है narrow scope। इस टाइप के स्टेटमेंट आपको पता है गलत होते हैं। Comparative politics depend on scientific empirical study, ठीक है। लिबरल डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ, अब ये मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं, इसको एग्रेसिव डेमोक्रेसी कह नहीं सकते, डायरेक्टेड डेमोक्रेसी भी नहीं है, क्योंकि डायरेक्टेड डेमोक्रेसी तरह का गाइडेड डेमोक्रेसी, वो भी आप नहीं कह सकते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो है नहीं, तो प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी कह सकते हैं, जहां पे कि लोगों के जो अधिकार हैं, राइट्स हैं, वो प्रोटेक्टेड हैं, तो ऐसा कह सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी उसको क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं।
द ओल्डेस्ट पार्लियामेंट इन द वर्ल्ड इज ब्रिटिश पार्लियामेंट, उससे पुराना कौन हो सकता है? थर्ड वेव जो बुक है डेमोक्रेसी इन 20th सेंचुरी, ये सैमुअल हंटिंगटन ने लिखा है। यहाँ पे आप जरूर इनके एक बुक को याद कीजिए, क्लास ऑफ सिविलाइजेशन। इसके अलावा द पॉलिटिकल डेवलपमेंट के फील्ड में भी इन्होंने पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड डीके ये भी बुक लिखा है जो काफी पॉपुलर है और पूछा जाता है। पॉलिटिकल ऑर्डर, पॉलिटिकल चेंज भी इन्होंने कुछ एक बुक लिखा है, पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी। आप देख लीजिएगा 3-4 बुक इनके जो हैं सैमुअल हंटिंगटन के, जरूर याद रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट की क्लास ऑफ सिविलाइजेशन है, पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी, सॉरी। मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मायने क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि मिनिस्टर इंडिविजुअली भी लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल है और कलेक्टिवली भी, ये इसका मायने होता है। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स टू पार्लियामेंट सही है, लेकिन इंडिविजुअली भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये अगेन हम लोग ने यूके से लिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिटर्मिनेंट ऑफ नेशनलिज्म, मतलब नेशनलिज्म जो यूरोप में है उसके कुछ बेसिस हैं, डिटर्मिनेंट्स हैं, मतलब वो डिटर्मिन करते हैं कि इस बेसिस पे नेशन होगा, मतलब उसका आधार है। एक आधार हो सकता है रेस, कॉमन रेस है, तो हम जैसे आप देखिए स्लाव नेशन है, या उसी बेसिस पे रसिया भी अपने अभी भी यूक्रेन में कर रहा है, रेस के बेसिस पे। लैंग्वेज के बेसिस पे आपने देखा है कैसे फ्रेंच नेशन है, जर्मन नेशन है, इंग्लिश नेशन है। ज्योग्राफी के बेसिस पे भी जो है नेशन बटे हैं, यदि उनका एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन में वो है टेरिटोरियल, कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। लेट द 100 फ्लावर ब्लूजम, लेट द 100 स्कूल्स ऑफ थॉट कंटेन, ये तो एक मुहिम था माओ का चाइना में, बहुत सारे कल्चरल रिवॉल्यूशन अभी आपने देखा, और इसका मतलब पंजाब में ये सिलेबस में होंगे। और 100 फ्लावर ब्लूजम भी उनका एक, ताकि आइडियाज आए, आप बुराई कीजिए हमारी, लेकिन आइडिया मतलब ब्रेन स्टॉर्म पूरा कंट्री करे खुल करके। हु इज नॉट ए क्लासिकल रियलिस्ट थिंकर, इसमें हॉब्स क्लासिकल हैं, मैकियावेली हैं, थ्यूसिडाइडस हैं, मॉर्टन कपलान जो कि यहाँ फिर आ जाते हैं, जिन्होंने सिस्टम अप्रोच दिया, यहाँ लिखा हुआ भी है, ये क्लासिकल नहीं मान सकते हैं। तो हु गेव द सिस्टम थ्योरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में? कैपलान ने। हु इज नॉट द सपोर्टर ऑफ वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी? तो इमैनुअल वॉलस्टन ने तो दिया ही। फ्रैंक भी डिपेंडेंसी के हैं तो उसके हैं। और जियोवेनी अरिगी के बारे में मैंने यहाँ पे दिया है, ये एक इटालियन इकोनॉमिस्ट थे जो सोशियोलॉजिस्ट और वर्ल्ड सिस्टम एनालिस्ट भी ये रहे हैं, इसके बारे में जान लीजिए। कार्ल ड्यूस जो हैं, इन्होंने कम्युनिकेशन थ्योरी पे बहुत सारा काम किया, इन्होंने नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट लिखा है, ये उससे रिलेटेड नहीं है। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी आपको याद है ना, कोर एंड पेरीफेरी का जो कॉन्सेप्ट है। कोर मतलब डेवलप कंट्री, पेरीफेरी मतलब जो अंडर डेवलप या थर्ड वर्ल्ड है। कैसे कोर जो है वो एक कैपिटलिस्ट ऑर्डर को दर्शाता है, यहाँ से रॉ मटेरियल चीप लेबर ले जाता है और उस फिनिश प्रोडक्ट को हाई कॉस्ट पे बांटता है। एक तरह का अनइक्वल एक्सचेंज है, एक तरह का ड्रेन ऑफ वेल्थ है फ्रॉम दिस पेरीफेरी टू दिस। उसी को एजी फ्रैंक जो है, एंडर गुंडर फ्रैंक बोलते हैं। इट इज, ये कोई डेवलपमेंट नहीं है थर्ड वर्ल्ड कंट्री का, ये डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट है। विच वन इज नॉट द पार्ट ऑफ 6 प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिज्म एज गिवन बाय मॉर्गनथाउ? इसमें तो ये बहुत बार, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। पॉलिटिक्स इज रूटेड इन ह्यूमन नेचर, ये फर्स्ट प्रिंसिपल है। इंटरेस्ट आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पावर, लेकिन इंटरेस्ट बदलता रहता है, वो डायनेमिक होता है, तो चौथा अपने आप गलत हो जाता है। एस्पिरेशंस ऑफ वन स्टेट आर गवर्निंग लॉ ऑफ द यूनिवर्स, ये इन्होंने ठीक से लिखा भी नहीं है। बेसिकली उन्होंने ये कहा था कि एक किसी पर्टिकुलर नेशन का जो मोरल एस्पिरेशन होता है, हर कंट्री का अपना मोरल एस्पिरेशन, अपना मोरलिटी का स्टैंडर्ड अलग है, उससे आप डिसीजन इंटरनेशनल रिलेशन में नहीं ले सकते और दूसरे स्टेट के एक्शन को अपने मोरल स्टैंडर्ड से जज नहीं कर सकते, उनका ये कहना था। हु इनिशियली कॉइन्ड द टर्म ब्रिक विच वाज लेटर बिकेम ब्रिक्स? जो ब्रिक नेशन है, ये गोल्डमैन सैक जो है एक कंसल्टेंसी फर्म है, उसके जिम ओ नील ने ये क्वाइन किया था। पढ़ लीजिए पीले में जो लिखा हुआ है। फॉर विच कॉन्सेप्ट द नोशन वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, ये भी कई जगह पूछा गया, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। ये कलेक्टिव सिक्योरिटी को दर्शाता है, जो लीग ऑफ नेशन में भी था, यूनाइटेड नेशन में भी है। ये मॉर्गनथाउ ने जो है ये कहा भी है, मतलब एट्रीब्यूट किया जाता है ये फ्रेज उनको। वैसे अलेक्जेंडर ड्यूमा ने इसको सबसे पहले अपने एक नॉवेल में कहा था, 3 मस्किटियर्स, जिसमें कि 3 मस्किटियर्स होते हैं और वो कहते हैं वी आर वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, मतलब एक के लिए सब, सब के लिए एक, लाइक दैट। Which treaty in international politics first referred to the broad idea of collective security? ये क्वेश्चन मैं मार्क कर रहा हूं, मैंने जितना रिसर्च किया है
ये पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस जो 1919 में हुई थी आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन, उसमें ये उभर के आया था और उसी के बेसिस पे एक ट्रीटी हुई थी, उसको ट्रीटी ऑफ वर्साई भी कहते हैं, जो पेरिस शहर के बगल में है। इससे निकल करके जो कलेक्टिव सिक्योरिटी की जो आइडिया पे लीग ऑफ नेशन बना था, बाद में उसका और जो है बृहद रूप यूनाइटेड नेशन बना। सो मेरे अनुसार से इसका आंसर जो होगा वो होगा पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस। ये जो एसानब्रुक ट्रीटी है, जो इस टीचर ने जो भी मारा है, वो बेसिकली वेस्टफेलिया ट्रीटी का पार्ट है। वहां पे कलेक्टिव सिक्योरिटी का जिक्र नहीं आया था, और ये तो और भी पुराना रोमन एम्पायर के जमाने का है। सो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस इज माई चॉइस। इट्स अ गुड क्वेश्चन। विच वन इज नॉट ए फीचर ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म? ये कॉमन सेंस क्वेश्चन है। यदि आप पोस्ट मॉडर्निज्म को थोड़ा भी जानते हैं तो आप इस स्टेटमेंट को नकार देंगे, क्योंकि बाकी सब इसका सही है, पढ़ लीजिएगा। ये कोई मॉडर्निज्म का एडवांस स्टेज नहीं है। Who is the feminist thinker who has reformulated Morgenthau's 6 principles of realism? ये जे आन टिकनर। ये सब बहुत ही पॉपुलर और लड्डू क्वेश्चन है, यदि आप मेरे साथ बने हुए हैं तो। मैच करना भी बहुत आसान है। ड्यूस को आप जो कम्युनिकेशन थ्योरी से कर लीजिए, अभी मैंने बताया। मॉर्गनथाउ को रियलिस्ट थ्योरी, वॉलस्टीन को वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, और रॉबर्ट मॉर्टन कपलान को सिस्टम अप्रोच। अब मैच कर लीजिएगा। When was पंसील एग्रीमेंट साइंड? इसमें ये याद हमेशा मैं आपको कहता हूं कि पंसील केवल इंडिया और चाइना के बीच में ही साइन नहीं किया गया था। चाइना और बर्मा, उस समय बर्मा होता था जिसको अभी म्यांमार बोलते हैं, उसके साथ भी साइन किया गया था। What was the code name given to India's first nuclear explosion? इसका नाम था बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा। और ऑपरेशन शक्ति जो है सेकेंड जो हुआ था वाजपेयी जी के टाइम में 1998 में, उसको नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति। What is the बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना? इसको कहते हैं मैकमहन लाइन। रेडक्लिफ लाइन जो है वो इंडिया और बांग्लादेश और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। डूरंड लाइन जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। गाजा स्ट्रिप जो है वो एक एरिया है डिस्प्यूटेड, जिसपे कि हमास जो है अभी रूल करता है, फिलिस्तीनी लोगों का जो ग्रुप है, और इजराइल, और वो इजराइल के ही कब्जे में एक तरह से पॉलिटिकली है, लेकिन उसको ऑटोनॉमी दी गई है। गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक को इजराइल का डिस्प्यूटेड एरिया। What was the name of India's naval operation to avert a coup in Sicily? सिसिली जो आइलैंड है उसमें कू हुआ था, पढ़ लीजिए। ऑपरेशन फ्लावर आर ब्लूमिंग, इंडिया ने बचाया था 1986 में। इसके अलावा यहाँ जितने ऑपरेशन है पढ़ लीजिए। ऑपरेशन कैक्टस बहुत जगह पूछा जाता है। इसमें जो है मालदीव को इंडिया ने बचाया था, जहां पे कि एक मर्सनरी ग्रुप श्रीलंका से आकर के तमिल्स का, ऑफकोर्स वो लिट्टे नहीं थे, उनका नाम POLT था, प्लॉट PLOT। इस ग्रुप ने जो है उस पर कब्जा जमाने की कोशिश की थी, उसको ऑपरेशन कैक्टस से हटाया गया था। ऑपरेशन लाल डोरा से इंडिया ने जो है वो मॉरिशस को हेल्प किया था। वहां पे एक जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे उनको हेल्प किया था विद्रोह को दबाने के लिए। ऑपरेशन थंडर स्टॉर्म जो है वो सिंगापुर के आर्म फोर्स ने किया था, पढ़ लीजिएगा। When was for the first time India maritime doctrine by published? मैंने इस पे कोई रिसर्च नहीं किया, इन्होंने मारा है, आप चेक कर लीजिए। ये सब क्वेश्चन आने वाला नहीं है, इसको मैं छोड़ रहा हूं। Which one is not a choke point in the Indian Ocean affecting India's economic activity? choke point कहते किसको हैं? देखिए पहले समझिए, ये थोड़ा ज्योग्राफी है। यहाँ पे मलेशिया, थाईलैंड है, एक जो एक निकला हुआ पेनिनसुला होता है, पेनिनसुला उसको कहते हैं जो सी में घुस जाता है, लैंड का पार्ट। और यहाँ इंडोनेशिया है। अब इन दोनों के बीच में जब जहाज जाता है ना, यहाँ फंस जाता है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का में है, यहाँ सिंगापुर है, याद रखिए, ये फंस जाता है, इसको चोक पॉइंट बोलते हैं। इसको ये पानी का एक पतला धार होता है जो बड़े बड़े दो समुद्र के पार्ट को मिलाता है, उसको स्ट्रेट बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए कैसे रेड सी से जहाज जो आएगी यहाँ फंस जाएगी, इसको बाब अल मंदाब बोलते हैं। बाब अल मंदाब आंसू की बूंद बूंद होती है अरबियन में, तो वो यहाँ पे फंस जाता है। इसी तरह यहाँ देखिए पर्सियन गल्फ में जो जाता है वो स्ट्रेट ऑफ हरमुज में फंस जाता है, तो ये इसको चोक पॉइंट बोलते हैं। और यहाँ इसको इसलिए बहुत स्ट्रैटेजिक माना जाता है कि यहाँ पे किसी ने यदि कोई मिलिट्री कब्जा जमा लिया ना तो पूरा ट्रेड को डिस्टर्ब कर सकता है। पाक स्ट्रेट देखिए यहाँ है, इंडिया श्रीलंका के बीच में, यहाँ कोई है तो थोड़ा सा चोक, लेकिन ये कोई इतना इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट नहीं है, इसलिए इसको आप हटा सकते हैं बाकी सब के तुलना में। यूनाइटेड नेशन हैज बीन ओरिजिनली द ऑफिशियल नेम ऑफ विच ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली इसका आंसर होगा एलाइड पावर्स। ये एक्सिस पावर पता नहीं क्यों ठीक मारा है इसको। इस लाइन को पढ़िए, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट फर्स्ट सजेस्टेड यूजिंग द नेम यूनाइटेड नेशन टू रेफर टू द एलाइज ऑफ वर्ल्ड वॉर II
टू प्राइम मिनिस्टर चर्चिल ड्यूरिंग द लेटेस्ट 3-week विजिट टू व्हाइट हाउस। मतलब हम एलाइड पावर है, अब हम यूनाइटेड नेशन हो गए। शुरू में आप ये समझिए कि यूनाइटेड नेशन में जो लोग जुड़े थे, जो जिसको बोलते हैं, यहाँ पे लिखा भी अटलांटिक चार्टर जिन्होंने साइन किया था, वो सब वो थे जो एलाइड कंट्री थे जिन्होंने एक्सिस पावर के अगेंस्ट में लड़ाई की थी। विच लेडी रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द फॉर्मिंग ऑफ यूएन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट? बहुत ही इंटरेस्टिंग अच्छा क्वेश्चन है। वैसे पूछा नहीं जाएगा डीयूईटी में फॉर श्योर, लेकिन किसी और एग्जाम में हो सकता है पूछा जाए। ये हंसा मेहता इंडिया की, इनका फोटो भी आप यहाँ देख सकते हैं। और ये जो है इंडिया की डेलीगेट थी यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स में, और उनका बहुत अहम योगदान था उसको बनाने में। इसके अलावा जो कुछ लेडी का यहाँ नाम है, मैंने इनको यहाँ पे दिया है। विजय लक्ष्मी पंडित जो हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए ये डिप्लोमैट कर सकते हैं। ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की। इतनी बड़ी पोस्ट उन्होंने होल्ड की थी, यूएन जनरल असेंबली की प्रेसिडेंट रही थी, फर्स्ट वुमेन। और इसके अलावा वो विजय लक्ष्मी पंडित जो कि नेहरू जी की बहन भी थी, वो एक इंडियन डेलीगेशन को हेड उन्होंने किया था यूनाइटेड नेशन में 1946 और 1968 में। सरोजनी नायडू एक विलक्षण लेडी थी जो फर्स्ट गवर्नर बनी इंडिया की, फर्स्ट लेडी गवर्नर। और सुचेता कृपलानी जो है फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर बनी उत्तर प्रदेश की। नेहरूज आइडिया फॉर फ्यूचर वन वर्ल्ड, ये किस ऑथर पे? तो वन वर्ल्ड जो है बुक ही लिखा है वेंडल विल्की ने। आप इसके बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो जानिए, वैसे ये सब क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्ट पावर इनिशिएटिव वॉज टेकन बाय इंडिया इन 2006? नहीं पूछा जाएगा, फिर भी पब्लिक डिप्लोमेसी डिवीजन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने ओपन किया। एक तरह का सॉफ्ट पावर क्या होता है? इंडिया का सॉफ्ट पावर क्या है? हमारी योगा है, हमारा डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, ओल्ड सिविलाइजेशन है, नाम का लीडर होना है। मतलब वो पावर जो मिलिट्री पावर से हट करके है, आर्म से हट करके है। आपकी बात यदि लोग इंटरनेशनल एरिना में सुनते हैं, इसलिए अभी देखिए क्यों कहा गया, मैक्सिको के प्रेसिडेंट ने कहा कि मोदी जी को और कुछ और नेताओं का एक ग्रुप बनाना चाहिए जो यूक्रेन और रसिया के वॉर को हटाए। तो ये कैसे होता है, जिसको हम कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनने की राह पे हैं? ये सब सॉफ्ट पावर है। मतलब तब जबकि आपको वर्ल्ड इज्जत इसलिए करता है कि आप इतनी पुरानी सभ्यता हो, आप यूनिटी मतलब सब मिल के रहते हो, आप में हर कल्चर के लोग हैं और आप डेमोक्रेसी बनाए हुए हो, आप में कुछ ऐसी विलक्षण लोग हैं जो यहाँ के स्पिरिचुअल गुरु जिसको कहते हैं वो है, योगा एंड ऑल। तो बॉलीवुड भी उसमें जुड़ जाता है, तो इसको सॉफ्ट पावर कहते हैं। मतलब बिना किसी को मारपीट किए हुए यदि अपनी बात आप मनवा लेते हो तो इसको सॉफ्ट पावर कहा जाता है। तो पब्लिक डिप्लोमेसी डिवीजन इसी के लिए खोला गया था कि इस तरह के सॉफ्ट पावर के थ्रू हम इंटरनेशनल रिलेशन में इंडिया की बात मनवाएं। प्राइम मिनिस्टर इन पार्लियामेंट्री सिस्टम हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज प्राइमस इंटर पेरेस। प्राइमस इंटर पेरेस का मतलब होता है फर्स्ट अमॉन्ग द इक्वल। है तो सभी मिनिस्टर के बीच में प्राइम मिनिस्टर, लेकिन वो यहाँ है, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं। अब तो वो ब्रह्मा विष्णु महेश बन गया। शुरू में प्राइमस इंटर पेरेस था, कहने वाले लॉर्ड मॉर्ले थे। ये मुझे लगता है वही है, आप चेक कर लीजिएगा, जो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म में जो लॉर्ड मॉर्ले थे, सेम है। मनी बिल जब एक बार लोकसभा से पास हो जाता है तो राज्यसभा को 14 दिन के अंदर पास करना ही है, कोई उसके पास उपाय नहीं है, बहुत कम पावर है। आर्टिकल 109 और 110 में मनी बिल का डेफिनेशन है, याद रखिएगा। प्रेम्बल इंश्राइन्स द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आया है। हु इज द गार्जियन एंड कस्टोडियन ऑफ राइट एंड प्रिविलेज ऑफ लोकसभा? आर्टिकल 105 में लिखा हुआ है प्रिविलेज जो मेंबर का है, उसके सब का कस्टोडियन कौन होता है? लोकसभा का स्पीकर, और बाहर के लोगों किसी को दखल नहीं है। जो सभा का अध्यक्ष होता है लोकसभा का, जिसको स्पीकर कहते हैं, वही कस्टोडियन है। नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट कब स्टैब्लिश हुआ? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। 1993 एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो एनएचआरसी एक्ट से बना है, ह्यूमन राइट एक्ट से। Which article of Indian Constitution is related with executive power of the President of India? ये आर्टिकल 53 है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, पढ़ लीजिए। ये आर्टिकल कहता है the executive power of the union shall be vested in the president and shall be exercised by him। या तो वो खुद उसको एक्सरसाइज करेगा either directly or through officers subordinate to him in accordance with the constitution। इसके अलावा ये भी कहता है ये आर्टिकल अपने सेकेंड पैरा में कि द सुप्रीम कमांडर होगा डिफेंस फोर्स का प्रेसिडेंट। इसके अलावा मैंने यहाँ सारा दे दिया है। अब CUET से सबक लेकर के थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए
कि 54 क्या कहता है, 55, जैसे आप यहाँ इंपॉर्टेंट देखिएगा कि 60 जो है ओथ ऑफ प्रेसिडेंट पूछा जा सकता है, 61 इम्पीचमेंट, 2/3 मेजोरिटी चाहिए, एब्सोल्यूट कहीं और नहीं चाहिए होती है। तो इस तरह की चीजें जो हैं पूछा जा सकता है। ये 2 आर्टिकल तो जरूर याद रख लीजिए, ये भी रख लीजिए, और 52 से शुरू होता है, 52 से 62 तक है, ये सब भी याद रख लीजिए। द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू लेजिस्लेट, मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो प्रेसिडेंट का जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है उसका आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 123, और यहां याद कीजिए आर्टिकल 213 को, वो गवर्नर का जो है वो पावर है ऑर्डिनेंस का। जस्ट इसको पलट दीजिए, 213, 1 को बीच में ले आइए, आपको यही सेम आर्टिकल आ जाएगा। सिस्टम ऑफ डायरची, मैंने कितनी बार बता दिया है, 2 सब्जेक्ट, रिजर्व और ट्रांसफर्ड। इसमें जब सरकार को बांटा जाता है, मतलब कुछ मंत्री जो हैं वो इलेक्टेड, कुछ मंत्री नॉमिनेटेड, इसको डायरची कहा गया था, डुअल गवर्नमेंट। ये सेंटर में जो है इस एक्ट से लाया गया था, प्रोविंस में इस एक्ट से लाया गया था। गांधी जी फाउंडेड सत्याग्रह सभा इन 1919 टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या था, वो अभी के जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन अभी भी काफी सारे एक्ट हैं, उस तरह का ही उस समय में उससे भी खतरनाक एक्ट था, द एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट, जिसमें कि बिना किसी कानून, मतलब बिना किसी ट्रायल के सरकार आपको बंदी बना सकती थी, इस बेसिस पे कि आप कुछ क्राइम करने जा रहे हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्रॉ इट्स ऑथोरिटी फ्रॉम पीपल ऑफ इंडिया, और कहां से, कॉमन सेंस क्वेश्चन। Who gives the final approval to the 5-year plan? अब तो 5-year plan है नहीं, क्यों ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उस समय नेशनल डेवलपमेंट कमीशन काउंसिल जो देता था, इसका पीएम इसके चेयरपर्सन होते थे, ये फाइनल जो है वो 5-year प्लान को अप्रूवल देता था। दैट मीन्स लव ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन और स्टेट इन प्रेफरेंस टू ए कंट्री एज ए होल, रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद। कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, अफर्मेटिव एक्शन, कोटा सिस्टम, बहुत कुछ कहा जाता है। Who said this statement? No social system can be completely destroyed. ये रजनी कोठारी ने कास्ट सिस्टम के बारे में कहा था कि वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया सकता, वो अलग अलग फॉर्म में आ जाएगा। आज रजनी कोठारी जी की बात सही हो गई है, कास्ट सिस्टम एक अलग फॉर्म में, अब शादी ब्याह में जितना मायने नहीं है उतना पॉलिटिक्स में उसके मायने जो हैं वो आ गए हैं। न्यू ढंग से कास्ट का जो मॉन्स्टर है वो इंडियन सोशल सिस्टम में अभी भी जिंदा है। DAS means integrating the Indian economy with world economy, globalization. People of DAS state are demanding the formation of a new state. उत्तर प्रदेश, यहां देखिए हरित प्रदेश, नॉर्थ वेस्ट उत्तर प्रदेश काट के जो है हरित प्रदेश बनाने की मांग होती रहती है। The Planning Commission was established in year 1950. Civil society is an umbrella-like organization which lies between civil society, स्टेट नहीं है, मार्केट नहीं है, जो थर्ड है वो सिविल सोसाइटी है। इसके तो फैमिली, मार्केट और स्टेट से इतर जो है वो सिविल सोसाइटी है, यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मीडिया, ओपिनियन लीडर, जनरल पीपल, बहुत सारे संस्थाएं, ये सब जो है सिविल सोसाइटी है, इंटेलेक्चुअल्स एंड ऑल। अब यहां देखिए सिविल सोसाइटी के बारे में मैंने कुछ दिया है जो एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। हेगल ने जो है सिविल सोसाइटी को डिफरेंसिया बिटवीन फैमिली एंड स्टेट कहा था। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि सिविल सोसाइटी इज ए साइट ऑफ यूनिवर्सल इगोइज्म एंड सिस्टम ऑफ नीड्स। जस्ट याद कर लीजिए यदि आप इसके अंदर नहीं घुसना चाहते। लॉक के लिए सिविल सोसाइटी जो है वो पॉलिटिकल सोसाइटी दोनों बराबर था, और सिविल सोसाइटी जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो आउटकम था वो सिविल सोसाइटी था, तो उनके लिए सिविल सोसाइटी इज नथिंग बट पॉलिटिकल कम्युनिटी। मार्क्स के लिए सिविल सोसाइटी जो है वो बेस में था, जो कंट्रोल करता है आइडियोलॉजी को बेस में, जबकि ग्रामस्की उसको ले गए सुपर स्ट्रक्चर में, और वहां उन्होंने हेजमनी का कॉन्सेप्ट दिया कि हेजमनी जो है वो सिविल सोसाइटी में ही जो है वो हेजमनी बनती है, वहां जो इंटेलेक्चुअल होते हैं वो हेजमनी। हेजमनी मतलब क्या है कि आइडियोलॉजी के थ्रू आप जब ब्रेन पे कब्जा जमा लेते हैं अपने विरोधी के, तो उसको हेजमनी कहते हैं। इसके अलावा ग्राम्स्की ने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही थी सिविल सोसाइटी के लिए, कि सिविल सोसाइटी जो है वो उस तरह का है जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1 में जो गड्ढे कोर के फोर्ट्रेस और ट्रेंचेस में जो खंदक में जो लड़ाई होती है ना, उस टाइप का फोर्ट्रेस और खंदक है, स्टेट के पीछे खड़ा रहता है, जो स्टेट को बचाता है सिविल सोसाइटी। तो स्टेट मतलब स्टेट का एक तरह से समझिए आइडियोलॉजिकल धरोहर रखने वाला, आइडियोलॉजी बनाने वाला और स्टेट को प्रोटेक्ट करने वाला इंटेलेक्चुअली वो है सिविल सोसाइटी।
इसीलिए सिविल सोसाइटी में अभी भी देखिए हर नेशन स्टेट में सिविल सोसाइटी के इंटेलेक्चुअल जो उसकी रेजीम है उस पर कब्जा जमाने की वो सब कोई कोशिश करते हैं जो सत्ता में, पॉलिटिकल सत्ता में होते हैं, क्योंकि उसी से स्टेट जो है लगातार चल सकता है एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी पे। The Naxalite movement is the most important peasant movement in the independence India, which has its root in Tebhaga movement. Tebhaga क्या था, पहले जो है 50% जो है वो लैंड का रेवेन्यू जमींदार ले लेते थे। तेभागा था कि हम आपको 1/3 देंगे, 33% देंगे, 2/3 हम खुद अपने पास रखेंगे। उसी का आगे रूप जो है वो बढ़ा। महात्मा ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज बनाया था। कब बनाया था ये तो मुझे भी नहीं पता, यहां लिखा है 1873, इसको चेक कर लीजिएगा। Which of the following works does not relate to the stage of principles of administration? देखिए एक स्टेज जो 5 स्टेज में से आपको पता है ना, पहला स्टेज डायकोटमी था बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिक्स, दूसरा स्टेज प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, थर्ड जो है एरा ऑफ चैलेंज, फोर्थ जो है आइडेंटिटी क्राइसिस और फिफ्थ पॉलिसी फोकस। उसमें जो प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में ये सब बुक बहुत इंपॉर्टेंट थे, पेपर्स ऑन साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लूथर एंड गुलिक, जिसमें पोस्ट कॉर्प को पॉपुलर बनाया। इसी बुक ने इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है एल.डी. वाइट का ये फर्स्ट टेक्स्ट बुक कहलाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मुनी एंड रिले का ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्रिएटिव एक्सपीरियंस जो है वो ऑड वन आउट है, क्योंकि ये मैरी पार्कर फॉलेट ने दिया था, जो कि इस एरा की नहीं मानी जाती, वो लिंक मानी जाती है बिटवीन दिस एंड न्यू। द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैनेजरलिज्म है, इसमें एंटरप्रेन्योरल गवर्नमेंट है, थर्ड वे बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन फर्स्ट री इन्वेंशन नहीं है, क्योंकि इसके पहले एनपीए भी आ चुका था, तो ये सही इन्होंने ठीक किया है मेरे अनुसार से। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसको आप खुद देख लीजिएगा। मैं इस पे ये कह रहा हूं कि ये सही लग रहा है। वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग वर्क एकदम ठीक है, साइंस ऑफ वर्क। बार्नार्ड ने जो है जोन ऑफ इंडिफरेंस दिया, एकदम बिल्कुल सही है। क्रिस अर्गेरिस जो है मैं नहीं खोज पाया कि टी ग्रुप ट्रेनिंग से इनका क्या नाता है, क्योंकि ये जो टी ग्रुप ट्रेनिंग है ये टेक्निक जो है कर्ट लेविन ने डेवलप किया था। कर्ट लेविन के काफ़ी कोट भी मैंने आपको बताए हैं। और ड्रोर जो है वो काफ़ी कुछ लिखते हैं, ड्रोर का आगे भी हम लोग देखेंगे। पब्लिक पॉलिसी में भी इनका दखल है, ड्रोर की जो ऑप्टिमल पॉलिसी मेकिंग है एंड मेनी अदर, तो वो, लेकिन उन्होंने यहाँ पे अब ये इन्होंने मारा है, इसको चेक कर लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ये पूछेगा भी नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एमपी फॉलेट्स थॉट, तो ये सब सही है, सब पढ़ लीजिए, बिल्कुल सब सही है। डीपर्सनलाइज किया, ऑर्डर मतलब कोई पर्सन से नहीं होता है, पोजीशन से या अथॉरिटी से। सी फेवर्ड पावर विथ हाना आर्डेंट की तरह एज कंपेयर टू पावर ओवर। ऑथोरिटी इज फंक्शनल एंड सिचुएशनल। सी फेवर्ड कंट्रोल ऑफ फैक्ट्स रेदर देन कंट्रोल ऑफ मैन। तो एक तरह से बहुत ही डेमोक्रेटिक, पार्टिसिपेटिव, एक नया टाइप का ऑथोरिटी की कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था। उन्होंने बुक लिखा डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड क्रिएटिव एक्सपीरियंस। उनका और भी जो थॉट जो पूछा जाता है वो कंस्ट्रक्टिव कन्फ्लिक्ट था, लॉ ऑफ सिचुएशन, सिचुएशनल लीडरशिप, पार्टिसिपेटिव एंड डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, ये सब फ्रेज उनके साथ हैं। उन्होंने कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के 3 जो तरीके थे, उसमें एक कंप्रोमाइज है, डोमिनेशन है, इंटीग्रेशन है, याद रखिएगा उन्होंने बताया था उसमें इंटीग्रेशन सबसे प्रेफरेबल होता है। ये सब मैरी पार्कर फोलेट के बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, याद रखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच, यहां पे देखिए उन्होंने बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये सब सही है, पढ़ लीजिएगा। हिरार्की, लाइन ऑफ हिरार्की मतलब कि इसको स्केलर प्रोसेस भी कहते हैं, मुनी और रिले, कोऑर्डिनेशन एकदम सही है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल एम है एक डायरेक्शन में है। यहां पे देखिए यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है, इट इज नॉट वन बॉस वन सबऑर्डिनेशन रिलेशन, इट इज कि एक सबऑर्डिनेट जो है, सबऑर्डिनेट उसका दुनिया में बस एक बॉस होगा, ये कहता है। वन सबऑर्डिनेट वन बॉस, नॉट वन बॉस। वन बॉस को 4 सबऑर्डिनेट हो सकता है, लेकिन हर एक सबऑर्डिनेट का एक ही बॉस होगा, तो उल्टा है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग इज नॉट करेक्टली मैच, साइमन ठीक है, हर बाउंडेड रैशनैलिटी मॉडल दिया, ड्रॉर ने ऑप्टिमल मॉडल दिया पब्लिक पॉलिसी या डिसीजन का। पहले चलिए यहां देखते हैं ड्रॉर का जो ऑप्टिमल मॉडल होता है, आपको पूछा जाएगी यूजीसी नेट सब में। इन्होंने नॉर्मेटिव ऑप्टिमल मॉडल दिया। नॉर्मेटिव मतलब कि जहां की रैशनलिज्म के अलावा आप
इक्वल वैल्यू देते हैं नॉर्म, इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं नॉर्म, वैल्यू, क्रिएटिविटी। इसके अलावा आप जो है रैशनल भी अप्रोच अपनाते हैं, जिसमें आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं अल्टरनेटिव का। दोनों का मिक्सचर है, रैशनल एंड एक्स्ट्रा रैशनल जो मॉडल, इसको नॉर्मेटिव ऑप्टिमल मॉडल ड्रॉअर का कहते हैं। लिंड ब्लॉम ने जो है ये नहीं दिया था, उन्होंने दिया था इंक्रीमेंटल मॉडल, आपको याद है इंक्रीमेंटलिज्म, लिंडबॉम भूल नहीं सकते हैं आप। और एमेटाई इटिजियोनी ने जो है मिक्स्ड स्कैनिंग मॉडल दिया है। मिक्स्ड स्कैनिंग मॉडल क्या था, वो भी इसी तरह का था, मतलब जो कि चार्ल्स लिंडब्लॉम का जो इंक्रीमेंटलिज्म था वो, और जो हर्बर्ट साइमन का जो रैशनल अप्रोच था, दोनों का मिक्सचर है। मतलब एक आप दोनों का थर्ड वे है वो, मतलब आपको टोटल कंट्रोल नहीं है इंफॉर्मेशन पे, इन्वायरमेंट पे, कि आप डिसीजन एकदम बेस्ट ले सके हर अल्टरनेटिव का कॉस्ट बेनिफिट निकाल के। ना ही आप इतने कंजर्वेटिव हैं कि हमेशा बस ट्विक करते रहते हैं पास्ट पॉलिसी को, जो लिंडबॉम बोलते हैं। दोनों के बीच में इसको मिक्स्ड स्कैनिंग मॉडल कहते हैं, एतमाई इतिजियोनी का। ये तो बहुत आसान है, आपको पता है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम भी है। दो से आपका हो जाता है, लेकिन उसके बाद इन्होंने कुछ गफलत किया है इसमें। देखिए, फिलोसफिकल अप्रोच सही है, इथिकल एंड नॉर्मेटिव है। पब्लिक चॉइस अप्रोच छोड़ दीजिए, बिहेवियरल अप्रोच जो है इंपेरिकल है। पब्लिक चॉइस आई विल से कि ये इसके साथ जाना चाहिए, और इंस्टीट्यूशनल अप्रोच जो है स्टडी ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चर, जो होता नहीं है, इसमें कुछ है, इसमें मैचिंग में इनका इनवैलिड हो सकता है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिगार्डिंग कम्युनिकेशन इज नॉट करेक्टली, ये आपके लिए मैं छोड़ देता हूं, बिल्कुल मैंने रिसर्च नहीं किया, देख लीजिए, आने की कोई संभावना नहीं है। ये DUET में तो बिल्कुल नहीं, अदरवाइज भी नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग टेक्निक ऑफ कंट्रोल, इससे टाइम कंज्यूमिंग क्या होगा, पर्सनल ऑब्जर्वेशन, एक सुपरवाइजर रखो जो देखते रहेगा, एक मुंशी रखो जो देखते रहेगा मजदूर को, ये सब उसके कंपेरिजन में मॉडर्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ बिहेवियरल थ्योरी ऑफ लीडरशिप, बिहेवियरल थ्योरी ये नहीं मानता कि लीडर्स आर बोर्न एंड नॉट मेड, मतलब कि ऐसा नहीं कि जन्मजात कोई लीडर होता है, बिहेवियरल है, मतलब लीडर बनाया सकता है, उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करो, और मतलब एक तरह से इंपेरिकल काइंड ऑफ अप्रोच है लीडरशिप का, क्या उनका स्टाइल, तो बाकी सब ठीक है, ये ठीक नहीं है, सही इन्होंने ठीक मारा है। कंसिडर द फीचर ऑफ एस्टीमेट कमिटी। अब देखिए, ये क्वेश्चन एक मजेदार है इलिमिनेशन टेक्निक को समझने के लिए। इसको चारों को पढ़िए, पता शायद आपको मान लीजिए कहीं कुछ कंफ्यूजन हो रहा है कि 1950 में कंस्टिट्यूट हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन यहां देखिए, इट कंप्राइजेज मेंबर्स फ्रॉम बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। यदि आपने थोड़ा ठीक से पढ़ा है तो आपको पता होगा एस्टीमेट कमेटी में केवल लोकसभा से मेंबर होते हैं, और ये दूसरे इसके बारे में है कि इसकी साइज है 30, इससे बड़ा और कोई जो है नहीं है पार्लियामेंट्री कमेटी। अब यदि ये बात आपको पता है कि केवल इसमें लोकसभा से मेंबर होते हैं, तो 2 को हटा दीजिए, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो आपका आंसर ही निकल जाता है, और आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है। दिस इज द एलिमिनेशन टेक्निक का जबरदस्त एग्जाम्पल। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ये सब सही है। 0 आवर जो होती है ना, वो 12 बजे जब क्वेश्चन आवर खत्म होता है, और लंच पीरियड 1 बजे, उसके बीच में फ्री फॉर ऑल होता है, कुछ भी क्वेश्चन पूछे बिना किसी एडवांस नोटिस के, और उसका जवाब मंत्री दे ना दे, एक तरह का शोरगुल। ये इंडिया की अपनी इजाद है। क्वेश्चन आवर जो है वो 11 से 12 होता है। फर्स्ट जो काम होता है पार्लियामेंट में क्वेश्चन आवर का होता है। क्वेश्चन 2 तरह के होते हैं, स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन। स्टार्ट क्वेश्चन का जवाब ओरली दिया जाता है, जिसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसलिए बहस जैसी हो जाती है। जो अनस्टार्ट क्वेश्चन होता है वो रिटन क्वेश्चन होता है, उसका चुपके से जवाब दे दिया जाता है, जिसको बाद में सांसद सदस्य पढ़ते हैं। एडजॉर्नमेंट मोशन जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस, मान लीजिए कहीं भूकंप आ गई, बहुत लोग मर गए, तो पार्लियामेंट की कार्रवाई को रोक के उस पर चर्चा होती है कि उस पर मंत्री क्या कर रहे हैं, सेना क्या कर रही है, लाइक दैट। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है ना, एनी हाउस में नहीं, केवल लोकसभा में ही जो है प्रस्तुत किया जा सकता है, इसलिए ये गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैकेनिज्म ऑफ एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, पर्सनल मैनेजमेंट कंट्रोल है, ऑडिट जो है वो है, ऑडिट एक एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन है, ऑर्डिनेंसेज है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन नहीं हो सकता। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होता है जब लेजिस्लेचर अपना पावर लॉ बनाने का एग्जीक्यूटिव को दे देती है, जो उसको सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन भी कहते हैं, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी कहते हैं। ये जो है एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। बहुत जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑडिट किस टाइप का कंट्रोल है, ये एग्जीक्यूटिव कंट्रोल है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्टली, ये रिट के बारे में आपको पता है, मंडमस वी कमांड, रूल के अनुसार काम करो, प्रोविजन रोक दूंगा, हायर अथॉरिटी लोअर अथॉरिटी को, हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को, स्टैट्यूटरी तुम्हारे जुरिडिक्शन में नहीं है, केस हमारे पास भेज दो, क्वो वारंटो, बाय किस अथॉरिटी से तुम इस ऑफिस में बने हुए हो, तो यहां पे ये मैच नहीं करता।
Which of the following institutional mechanism to curb corruption and redress citizens grievance is correctly matched? अब ये चूंकि करेक्टली है, ये आसान हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि ओम्बड्समैन जो है 1809 स्वीडन में आया है। बाकी तो आप नहीं भी जानते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सब ऑब्सक्योर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड बाय टी.जे. लोवी एज टाइप ऑफ पब्लिक पॉलिसी? आपको पता है ये क्वेश्चन अभी CUET PG में पूछा गया था, सेम क्वेश्चन को घुमा करके। यदि आप जानते हैं, इन्होंने 4 टाइप का लोवी ने कहा था, डिस्ट्रीब्यूटिव, रीडिस्ट्रीब्यूटिव, रेगुलेटरी एंड कंस्टिट्यूएंट पॉलिसी। बार्गेनिंग पॉलिसी उन्होंने नहीं कहा था। ये क्वेश्चन जो है वैसे तो बहुत स्पेसिफिक है, आप नेट पे जाके पढ़ सकते हैं कि कंसिडर सुकमैन पॉलिसी इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, लेकिन इसको आपको जानने की जरूरत नहीं कि सुकमैन ने क्या पॉलिसी क्राइटेरिया दिया था, उसके क्या मायने। ये कॉमन सेंस से आप कर सकते हैं। पब्लिक पॉलिसी को इवैल्यूएट किया जा रहा है एफर्ट के बेसिस पे, परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी, प्रोसेस के बेसिस पे। एफर्ट क्या होता है, मतलब कितना आपने एफर्ट लगाया तो उससे क्या रिजल्ट निकला इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी या क्वालिटी। तो एफर्ट का ही हो गया क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ एक्टिविटी दैट टेक्स प्लेस, ये एफर्ट है आपका। लेकिन परफॉर्मेंस ये है कि उसका नतीजा क्या निकला, टू मेजर द रिजल्ट्स ऑफ एफर्ट रादर देन एफर्ट इटसेल्फ। जैसे मान लीजिए आपने 100 घंटे 8वें क्लास के बच्चे को एक टीचर ने मैथमेटिक्स पढ़ाया, तो उसका एफर्ट है कि मैंने 100 घंटे पढ़ाया। लेकिन परफॉर्मेंस है कि मैथमेटिक्स में स्कोर जो है उन 100 घंटे पढ़ाने से बच्चों का 10% एवरेज स्कोर बढ़ गया, ये परफॉर्मेंस है। इफिशिएंसी है कि सेम काम को क्या अलग अच्छे ढंग से किया जा सकता है। सो इफिशिएंसी ये है। कंसर्न द क्वेश्चन, इज देयर ए बेटर वे टू अटेन द सेम रिजल्ट। एंड प्रोसेस जो है वो किसी काम को कैसे अच्छे से अच्छे तरीके से किया सकता है या क्या करने से काम होगा और नहीं होगा, ये है। तो आप इसको मैच कर लीजिए। Which of the following statement is not correct regarding good governance? ये सब पढ़ लीजिए, सब सही है। स्मार्ट गवर्नेंस, रूल ऑफ लॉ, ओपननेस, डिसेंट्रलाइजेशन, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, ट्रांसपेरेंसी, कोलैबोरेटिव। लेकिन मार्केट ओरिएंटेशन, रन लाइक ए बिजनेस, ये सब क्रूड स्टेटमेंट है, आपको आसान कर देता है। आउटलैंडिश क्रूड स्टेटमेंट जो जनरली इनकरेक्ट होते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसमें से कौन सा रॉन्ग है। ये सब सही है। मनरेगा पढ़ लीजिए, RT पढ़ लीजिए, 6 से 14 साल है। लेकिन NFS 100% कवर नहीं करता है। ये रूरल एरिया का 75% और अर्बन एरिया का 50% कवर करता है, क्योंकि उसके लिए कुछ मिनिमम क्राइटेरिया है इनकम का, BPL एंड अदर्स, तो अंत्योदय अन्न योजना एंड प्रायोरिटी हाउस होल्ड के तहत। इसीलिए ये गलत है, यही सही है। NHRM भी सही है, इसमें जो है उसको पढ़ लीजिए। Which of the following is not a merit of e-governance? वो कॉमन सेंस क्वेश्चन है। इफिशिएंसी बढ़ाता है, इफेक्टिवनेस, इकोनॉमिक, इथिकल से इसका कोई नाता नहीं है। कई बार तो ई-गवर्नेंस अनइथिकल भी हो सकता है। इथिकलिटी का ई-गवर्नेंस से कोई नाता एज सच डायरेक्ट नहीं है। सो ओके डियर स्टूडेंट, आई होप कि ये जो पेपर है इसमें करीब 50-60 क्वेश्चन जरूर आपको DUET के लिए बहुत रिलेवेंट है। बहुत काफी सारे एडिशनल इंफॉर्मेशन हमने डिस्कस किया, बाकी जो है वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको भूल जाइए। इस तरह के और पेपर मैं लेकर के आऊंगा, हो सकता है वो इससे भी ज्यादा रिलेवेंट हो। 6-7 पेपर तो जरूर मैं 17 तक डिस्कस करेंगे, और उसके थ्रू आपको मैं ले चलूंगा जितने अभी तक हम लोग डिस्कस किए हैं। कोई एक क्वेश्चन को पकड़ के, जैसा भी आपने देखा सिविल सोसाइटी, उस टाइप से चर्चा करेंगे और रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। एक बार मैं फिर याद दिला रहा हूं कि यदि अभी तक आपने गाइड नहीं लिया है एंट्रेंस की तो ले लीजिए, और लास्ट मिनट प्रेप गाइड किसी भी टाइम वो लाइव हो जाएगा, मे बी आज रात तक, उसको भी देख लीजिए। बिल्कुल एक यूनिक रिसोर्स है, आप जब पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि उसमें क्या मैंने मेहनत की है। और यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। इस तरीके से मुझसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपके क्वेश्चन का जवाब देने की मैं भरसक कोशिश करता हूं। बाय, मिलेंगे बहुत जल्द एक और वीडियो लेके।